बिहार में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो गई और शपथ ग्रहण के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने जो तेवर दिखाए उससे ये साफ कर दिया कि अब उनके फोकस में 2024 का महासमर है, यानी 2024 में लोकसभा का जो चुनाव होना है वो उनकी दृष्टि में है। नीतीश कुमार ने अपने स्वभाव के विपरीत जाके कड़वी बात भी कही और उन्होंने कहा कि जो 14 में आए थे वो 24 में आएंगे कि नहीं आएंगे। एक मैसेज दिया कि अब लड़ाई सीधी है, चुनौती सीधी है। बिहार के मुख्यमंत्री की चुनौती भारत के प्रधानमंत्री को। इससे यह बात भी स्थापित होती है कि नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा 2024 के चुनावी रण में बनने की कोशिश भी करेंगे और विपक्षी दल भी चाहेंगे कि एक बड़ा चेहरा रहे, खासतौर पर हिंदी भाषी भारत के लिए। नीतीश कुमार ने आज सभी विपक्षी दलों से भी कहा कि अपना अपना मन बड़ा करिए और 24 के लिए फेंटा कस लीजिए, कमर कस लीजिए। तो क्या ये सारा बदलाव 24 भर के लिए हुआ है? नहीं, ये आधा हिस्सा है फिर डील का, फॉर्मूले का जो तय हुआ। भविष्य में होगा कि नहीं होगा वो तो नीतीश बाबू का ट्रैक रिकॉर्ड देख के किसी के लिए भी कहना मुश्किल है, लेकिन अभी जो समझ बनी है लालू परिवार और नीतीश कुमार के बीच में वो ये बनी कि 24 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार नालंदा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, देश भर में कैंपेन करेंगे विपक्ष के लिए, और मोदी जाएं चाहे रहें नीतीश बाबू दिल्ली रहेंगे। फिर उनका डेरा फिर शिफ्ट हो जाएगा पटना से दिल्ली, और एक अणे मार्ग में नीतीश कुमार स्थापित करेंगे तेजस्वी यादव को। अब लोग कह रहे कि नीतीश जी के वचन पर भरोसा करना तो असंभव है, ठीक बात भी है, उसके उदाहरण भी हैं। वो कहते कुछ है कर कुछ देते हैं, लेकिन अभी की सहमति यही है कि 24 के लोकसभा चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री का आसन तेजस्वी को सौंपा जाएगा और उसके बाद तेजस्वी 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें इस अलायंस को लीड करेंगे। हो पाएगा नहीं हो पाएगा मैं नहीं जानता, लेकिन अभी यही फॉर्मूला बना है। नीतीश कुमार वैसे अगर आप देखिए तो मुख्यमंत्री रहते हुए एक मुद्दत हो गई, स्वाभाविक है। और जब इस देश में देवी गौड़ा जी प्रधानमंत्री रहे, गुजराल साहब रहे, तो नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री होने की महत्वाकांक्षा रखते हैं तो कोई बुराई नहीं है। देश के बहुत बड़े राज्य के बहुत लंबे समय से चीफ मिनिस्टर हैं और उतने कौतुक वाले चीफ मिनिस्टर हैं कि नंबर हो तो भी मुख्यमंत्री, नंबर ना हो तो भी मुख्यमंत्री। इधर वाले भी पालकी उठा रहे, उधर वाले भी पालकी उठा रहे। बताइए ऐसा कोई मिलेगा? ये स्थिति तो जयप्रकाश बाबू की होते, उनकी भी नहीं होती। नीतीश बाबू के क्यों पालकी बारी बारी से पूरा बिहार का राजनीतिक जो समूह है वो उठा ही रहा है। और आज भी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में धरना दिया है, सारे बड़े नेता बिहार के मैदान में उतार दिए, रविशंकर से लेके और सुशील मोदी तक। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा का बिहार का कोई नेता एक सीमा से ज्यादा तीखा नहीं हो रहा।
तो कुछ तो करिश्मा है, कुछ तो कौतुक है। यही कौतुक बिहार में नीतीश कुमार की ताकत है, जो थुक्का फजीहत ऐसी परिस्थिति में और किसी की हो जाती, वैसी स्थिति नीतीश कुमार के साथ बिहार में आज भी नहीं आई कि भाजपा के नेता, बड़े नेताओं ने उनके साथ कमर से नीचे प्रहार करने की कोशिश की हो। नहीं, अभी भी भाजपा एक रास्ता दे के चल रही है और यही कह रही है कि भाई नीतीश जी ने गलत आदमी चुन लिया, गलत पक्ष चुन लिया नीतीश जी ने। यानी नीतीश जी पर हमला नहीं, नीतीश जी के पार्टनर पर हमला है। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? और जब नीतीश बाबू भाजपा के साथ थे अभी, तो तेजस्वी का हमला भाजपा पर होता था, नीतीश बाबू पर नहीं। यही तो ताकत है, यही कौतुक है, यही कर्तव्य है, यही कमाल है। इसी का मूर्तिमान स्वरूप नीतीश कुमार है। मुझे नहीं लगता देश में किसी राज्य में ऐसा कौतुक किसी मुख्यमंत्री के स्तर के व्यक्ति के पास है। नहीं, पालेबंदी तक सीमित है, सब बड़े से बड़ा आदमी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि करुणानिधि को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जयललिता ने सपोर्ट कर दिया और जयललिता को बनाने के लिए करुणानिधि ने, नो, नेवर। लेकिन यहां हुआ है, यही नीतीश बाबू की वो है, ताकत है। तो कुल जमा बात यह है कि 24 के लोकसभा चुनाव के जरिए नीतीश दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे और राजपाट सौंप दिया जाएगा तेजस्वी यादव को। इस डील के साथ, इस फॉर्मूले के साथ बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है। अभी की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल किनारे है। चिराग पासवान और पारस बाबू, रामविलास के छोटे भाई, उनको छोड़ दीजिए तो कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी बीजेपी के साथ नहीं खड़ी। यह स्थिति अभी की है। आगे क्या होगा देखना होगा। हमारे साथियों ने इस बिहार के नए परिप्रेक्ष्य पर एक बड़ी खोजबीन करके रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं आपका, फिर समझने की कोशिश करें कि 2024 की रणनीति अब क्या होगी विपक्ष की, और उसमें नीतीश की भूमिका क्या होगी। मंगलवार को हुए सियासी उलटफेर के बाद बुधवार को बिहार में नई सरकार का ये वो उद्घोष है जहां नीतीश कुमार ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। फर्क ये कि कल तक कमल वालों के साथ थे, आज से लालटेन वालों के साथ है। हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना। जेडीयू और आरजेडी के नए समीकरण में नीतीश कुमार ने जहां 8वीं बार शपथ ली, तो वहीं तेजस्वी यादव दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए। बदली बिसात पर जब वादों की बात आई तो तेजस्वी ने कहा कि जो वादा किया है वो निभाएंगे जरूर। ये बिहार के हित में, देश के हित में ये फैसला लिया गया है और रोजगार को लेकर के जो हम लोगों का कमिटमेंट है वो हम लोग पूरा करेंगे। बिहार के सियासी दंगल में एक दूसरी तस्वीर भी है। इधर नई सरकार की ताजपोशी और उधर सड़क पर उतरी बीजेपी ने नीतीश कुमार पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। बीजेपी ने जितना सम्मान दिया उतना सम्मान कभी उनको राजद कांग्रेस में नहीं मिल सकता है। आप अगर 96 से लेकर आज तक देखिए, चाहे अटल जी की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार, तो बीजेपी ने जो उनको सम्मान दिया है और सम्मान के साथ जिस प्रकार से उन्होंने धोखा दिया है, वो कह रहे कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था, तो भाई हमको तो सरकार बनाने की 46 विधायक चाहिए। उनके पार्टी को अगर तोड़ भी देती बीजेपी तो सरकार क्या बन सकती थी, और हम क्यों तोड़ेंगे।
यानी नीतीश कुमार जहां बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे, वहीं बीजेपी नीतीश कुमार के किरदार को ही कटघरे में खड़ी कर रही है। इस सबके बीच क्षेत्रीय दलों के मान और सम्मान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सहमत दिखे जीतन राम मांझी। पहले भी कहा था, आज भी कहते हैं, हमारा निर्णय नीतीश जी के साथ है। नीतीश जी जो निर्णय लेंगे उस निर्णय में हम रहेंगे ही, चाहे वो भाजपा में रहें या जहां भी रहें। जेडीयू और आरजेडी के नए समीकरण में बनी सरकार के दावे और वादों पर भी सियासी गलियारों में तमाम सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं। जो कल हुआ या जो अभी हो रहा है, मैं इसको 2012-13 से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर शुरू हुआ है उस परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। 12-13 से लेकर 10 साल में ये छठवां सरकार बनाने का छठवां अटेम्प्ट है, 6th फॉर्मेशन है। और 6 फॉर्मेशंस में एक अगर आप मांझी जी का छोड़ दें तो बाकी 5 फॉर्मेशंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। स्वाभाविक है कि आप फॉर्मेशन तभी बदलते हैं जब पिछला जो आपने बनाया था उससे आप कंफर्टेबल ना हो, या जो आपकी आशा अपेक्षा उस फॉर्मेशन से राजनीतिक या प्रशासकीय रही है उससे वो खरी नहीं उतरी है, पॉलिटिकल बातें पूरी नहीं हुई हैं। बहरहाल नए सहयोगी के साथ नई सरकार के शपथ ग्रहण में नया संदेश देना भी नहीं भूले नीतीश कुमार। 2022 की बिसात पर 2024 का प्लान बताते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अगर 2024 के लिए विपक्ष एकजुट हो जाए तो जो 2014 में आए थे वो 2024 में नहीं आएंगे। सवाल ये है कि क्या सहयोगी बदलना है बहाना? नीतीश कुमार का कहीं पर निगाहें हैं और कहीं पर निशाना। नीतीश बाबू कह रहे हैं जो 14 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे। ये वन लाइनर है उनका आरजेडी के साथ सरकार बनाने के तत्काल बाद, शपथ ग्रहण के तत्काल बाद, उसी मंच से उतरते हुए इस वन लाइनर से सारी तस्वीर साफ हो जाती है कि अब उनका अगला लक्ष्य क्या है और वो कहां फोकस करना चाहते हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। मनीष पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। मनीष जी का बहुत स्वागत है। प्रोफेसर के त्रिपाठी साहब, प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड, प्रोफेसर साहब का बहुत स्वागत है। ओंकार नाथ सिंह जी, नेता कांग्रेस, ओंकार भाई का बहुत बहुत स्वागत। दानिश रिजवान साहब, प्रवक्ता हम, बहुत बहुत स्वागत। और अमिताभ तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक, चुनाव विश्लेषक, अमिताभ जी का बहुत बहुत स्वागत। अमिताभ जी, आपसे बात शुरू करते फिर राजनीतिक लोगों की ओर चलेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि बिहार में, बाकी छोटों को छोड़ भी दीजिए आप, अगर लालू और नीतीश एक साथ कहीं भी खड़े हो जाएं तो उसके बाद फिर उतना स्पेक्ट्रम बचता ही नहीं कि जिस पर ज्यादा बड़ी कोई दावेदारी हो पाए, कोई लक्ष्य साधा जा पाए। ऐसा मुझे मेरी मान्यता है। वो चुनाव लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो। अब भाजपा को लड़ना तो इसी युति से है। भाजपा के पास समस्या ये है कि कोई नेता नहीं राज्य में, जो हैं वो उस हैसियत के नेता नहीं। मतलब कागज पे तो है, कोई केंद्रीय मंत्री रहा है, कोई कहीं कुछ रहा, कोई, लेकिन जमीन पर उतने बड़े नेता नहीं जो लालू और मुलायम और नीतीश के करिश्मे को काउंटर कर पाए। सुशील मोदी थे तो वो नीतीश जी की छाया माने जाते थे। नित्यानंद हैं, वो बीजेपी के हाईकमान के एक गुट की पसंद हो सकते हैं, प्रदेश भर की नहीं। नित्यानंद के साथ ये समस्या है। तो जैसा यूपी से मैं एक कोरिलेट करता हूं प्रश्न, यूपी में अखिलेश यादव और मायावती, मुलायम सिंह और कांशीराम, यानी सपा बसपा का गठबंधन, उसकी काट तभी हो सकती है जब आपके पास कोई योगी आदित्यनाथ जैसा कार्ड हो। तब तो आप अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन को ध्वस्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। मतलब छोटे मोटे चिंटू मिंटुओं को खड़ा करके तो नहीं कर सकते थे। बिहार में समझना आपसे चाह रहा हूं, बिहार में 2024 में और उसी के ठीक बाद 25 में विधानसभा में भाजपा इस ऑल टाइम पावरफुल अलायंस से कैसे निपटेगी? आपकी समझ क्या कहती है अमिताभ तिवारी जी? 2014 लोकसभा में
ये सब दल अलग अलग लड़े थे, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं 2015 में आरजेडी और जेडीयू एक साथ लड़ी थी, और ये सोशल कॉम्बिनेशन इतना मजबूत है जैसा आप कह रहे हैं, लगभग 40-45% है। इसमें ओबीसी, एमबीसी, महादलित, मुस्लिम, यादव, ये सारा बड़ा एक सोशल कोएलिशन है। इसमें वोट भी जो होता है वो इजीली ट्रांसफर होता है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में हमने देखा है थोड़ा कहीं ना कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है वोट, लेकिन किसी भी अलायंस का टेस्ट होता है कि वोट जो है वो आसानी से ट्रांसफर हो जाए, और इन दोनों दलों ने ये 2015 में दिखाया है कि वोट दोनों ही दलों को ट्रांसफर हो जाते हैं। अब बात आती है लीडरशिप की। आज भाजपा भले ही नंबर 2 पार्टी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, लेकिन क्योंकि पिछले 15-17 साल से ये नीतीश के ही शैडो में भाजपा वहां पे काम कर रही है, इसलिए आज भी अगर लीडर जो है भाजपा के पास कोई नहीं है नीतीश और लालू जी के कंपैरिजन में, और किसी भी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी धीरे धीरे अब प्रेसिडेंशियल स्टाइल होते जा रहे हैं लोकसभा की तरह, भाजपा के पास वहां एक लीडर नहीं है, स्टेट लेवल लीडर नहीं है जो इन दोनों लोगों को चैलेंज कर सके। शायद इसलिए भी हम ये भी रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि ये है कि भाजपा को कहीं ना कहीं अंदेशा था, लेकिन फिर भी भाजपा ने कोशिश नहीं करी नीतीश कुमार को रोकने के लिए। इसका कारण ये हो सकता है कि भाजपा को अब ये समझ आ रहा है कि नीतीश जब तक बैठे हुए हैं यहाँ पर, और नीतीश के साथ जब तक अलायंस भाजपा का रहेगा, तब तक बिहार में भाजपा अकेले मजबूत नहीं हो सकती, इतनी मजबूत नहीं हो सकती कि वो अकेले 122-124 सीटें यानी सिंपल मेजोरिटी लेके आए। तो भाजपा शायद ये अब जो टाइम है 2-3 साल का, इसमें सुशील मोदी या नंद किशोर यादव जी या शाहनवाज हुसैन या किसी को भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, एक लीडरशिप क्रिएट करने की कोशिश करेगी, ताकि 2025 के चुनाव में इन दोनों के अगेंस्ट लड़ा जा सके। लेकिन लोकसभा का जो चुनाव है उसमें भी जरूर ये गठबंधन मजबूत रहने वाला है, लेकिन लोकसभा में प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट पे भी वोट ज्यादा पड़ते हैं, तो वहां पे भी नुकसान तो होगा, क्योंकि 39 आउट ऑफ 40 सीट है एनडीए के पास और जेडीयू के पास खुद 16 या 17 सीटें हैं, लेकिन वहां नुकसान थोड़ा कम हो सकता है विधानसभा चुनाव के कंपैरिजन। जी ठीक, लेकिन ये लाख% की बात ये है कि सारा खेला 2.5 साल में हो जाना है, लोकसभा विधानसभा सब 2.5 साल में लालू और नीतीश के कद का नेता पैदा कर पाना, मुझे लगता है ये तो फिर थोड़ा ऐसी साइंस तो अभी डेवलप नहीं हुई ना, समय कम है कि 2.5 साल में लालू पैदा हो जाए, नीतीश पैदा हो जाए, ऐसी साइंस डेवलप नहीं हुई अभी। मनीष पांडे जी, आपकी पार्टी को मैं सुन रहा हूं अभी भी वो 50-50 पे खेल रही है, उसके दिमाग में मालूम है क्या क्या है जो मैं रीड कर पा रहा हूं, कि हो सकता है 24 के बाद ही कोई रिश्ता बन जाए 25 के लिए, तो वो नीतीश कुमार पर आक्रमण तो कर रही है, लेकिन बहुत लिहाज के साथ, बहुत अदब के साथ, बिल्कुल लखनवी अंदाज में, बिहारी अंदाज में भी मामला नहीं चल रहा। यही नीतीश कुमार की ताकत है, उनके खिलाफ जब वो भाजपा के साथ हो तो लालू की पार्टी एक सीमा से आगे नहीं जा सकती, और जब वो लालू के साथ होते हैं तो भाजपा एक सीमा से आगे नहीं जा सकती। यही प्रिविलेज नीतीश की ताकत है क्या मनीष पांडे? देखिए अमिताभ जी, मैं पूरी रिपोर्ट सुन रहा था, आपके शुरू से ही वक्तव्य मैंने सुने जी। जिस तरह के हमले की उम्मीद भाजपा से की जाती है जुबानी लफ्जों में, वो तो भाजपा का वैसे भी संस्कार नहीं रहा है जैसा कि विपक्षी किया करते हैं। भैया मनीष बाबू, हमने, अरे सुन लो दादा, हमने महाराष्ट्र में देखा, हमको लहजा ना बताओ, 35 साल में मैं सारे रंग जानता हूं, सारे रंग जानता हूं, भाजपा के भी सबके। आशा की फिर भी हमारी मर्यादा अन्य दलों से अच्छी रही है, यह रिकॉर्ड हमारा है पुराना। एक आध वक्तव्य को अगर छोड़ दिया जाए तो मैं हमले पर बात कर रहा जी। रही बात बताने की, तो आज हमारा धरना संपन्न हुआ है और फिर 12 तारीख को सभी जिलों में है और प्रखंडों में भी धरने हैं। तो हम लोगों ने नीतीश जी की जो पुरानी जो उनका जो व्यक्तित्व रहा है जिस प्रकार का, वो सारा जनता के बीच में रखा है, और मैं पिछले सारी बातों को सुन रहा था जी। देखिए
भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है ठीक। और आप अगर किसी को भी उठा के दिखा दें, जिस महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद कई प्रकार की बातें चल रही थी, जब वो मुख्यमंत्री बने थे महाराष्ट्र में तो वो कितने बड़े नेता थे। योगी आदित्यनाथ ही एक सांसद के रूप में जाने जरूर जाते थे आक्रामक, लेकिन उत्तर प्रदेश के कितने बड़े नेता थे जब वो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। आप खट्टर जी को ले लें या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर लेंगे तो मुख्यमंत्री बनने के पहले कोई बहुत बड़ा चेहरा ऐसा, यह हम अटकलें लगा सकते हैं, उस पर बहस कर सकते हैं, ये एक अलग विषय है। ठीक, लेकिन जो विचारधारा की पार्टी होती है, मनीष बाबू, ठीक जी, मैं ये नैरेटिव्स मीडिया में बराबर सुनता हूं। ठीक, विचारधारा की पार्टी, आपने ठीक बात है, ठीक है, आएंगे आपके पास, अभी दोबारा में आएंगे, सबको बहस में मेरा ये पूरा नहीं हुआ जी भैया। बिहार के संदर्भ में आपने जो कहा नेता कोई नहीं है, तो नेता यानी यह विचारधारा है। ठीक, हाँ, विचारधारा कमल का फूल ही नेता है, ठीक है, ठीक है, कमल का फूल ही नेता है, बात खत्म हो गई। इस और अच्छे ढंग से मैंने कह दिया, जितने अच्छे ढंग से आपने कह पा रहे थे, मैंने फाइनल वर्डिक्ट दे दिया, कमल का फूल ही नेता है हमारा। ठीक, अब इसके आगे तो बहुत जरूरत नहीं अभी। ठीक, मनीष पांडे ने कुछ बातें कही, उस पर मैं एक बात कह दूं, शायद पता नहीं वो किस उसमें थे, इल्यूजन में रहे होंगे। योगी आदित्यनाथ सांसद छोटे थे कि बड़े थे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस पीठ के पीठाधीश्वर थे, उस पीठ का भारत में नहीं दुनिया के तमाम देशों में उसके अनुयायी हैं। और त्रिपुरा में सुन लो बाबू, त्रिपुरा से लेके और मिजोरम से लेके और तमिलनाडु से लेके उनके अनुयायी गोरखपुर आते हैं। और जब खिचड़ी का पर्व होता है तो कई लाख आदमी वहां आता है। और आप बता रहे हो कितने बड़े आदमी थे योगी आदित्यनाथ, उनकी तुलना नंदकिशोर यादव से कर दोगे क्या? नहीं, मैं अजब बात करते हो यार, बात नहीं कहा। उनकी तुलना नित्यानंद से कर पाओगे? मैंने पहले भी गजब बात करते हो भैया। ऐसे रुक जाओ मनीष पांडे, रुको, अभी आपको सीखना होगा, ठीक, अनुभव से। ठीक, गोरखपीठ एक बार नाराज हुआ था तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को चलकर जाना पड़ा था पीठ के अंदर। नित्यानंद क्या जाएंगे क्या मोदी जी मनाने उनको? सरसंघ चालक मोहन राव भागवत को जाना पड़ा था। शहनवाज हुसैन के जाएंगे क्या? बिहार में यही ना नेता है। रविशंकर बाबू क्या जाएंगे क्या? यार कुछ तो चिंतन करो, स्वीपिंग रिमार्क मार देते हो ऐसे, ही ठीक नहीं। आपकी पार्टी का ही मामला है, ऐसे बोलोगे तो आगे फिर नुकसान भी हो जाता है। जगह जगह आदमी कोट करता है, मिसकोट करता है। फिर खैर, के त्रिपाठी, नमस्कार अग्नाथ जी। नमस्कार भैया। ये बात आरजेडी के लोगों ने मुझसे कही कि भाई साहब तय ये हुआ है कि 24 में कुछ भी परिणाम आए, मतलब 24 में नीतीश जी का डेरा ये वहां से शिफ्ट हो जाए दिल्ली, ठीक, और ताजपोशी हो जाए, एक अड़े में पहुंच जाए तेजस्वी। ठीक, मैंने कहा बात तो ठीक है, लेकिन हो पाएगी कि नहीं इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। नीतीश जी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख के इसकी गारंटी तो भाई देखो कोई नहीं ले सकता। त्रिपाठी जी बुरा न मानना। नहीं क्या वो कब क्या कौतुक कर दे ये तो कोई नहीं जानता। तब और अनंत काल तक तेजस्वी भी इस मूड में हो नहीं सकते कि नीतीश जी जिंदाबाद करें, ये भी आप जानते हो। तब कैसे निभेगा भैया त्रिपाठी जी? देखिए, भारतीय राजनीति में गठबंधन एक कह सकते हैं कि आज के बगैर गठबंधन के कोई सरकारें नहीं बनती हैं, और गठबंधन एक अपरिहार्य हो चुका। और गठबंधन हमारा 96 से था, जैसा कि अभी हमारे विश्लेषक जी ने बताया। ये हमारा 96 से बड़ा पुराना गठबंधन, ठीक है, और हम तो गठबंधन के धर्म का पालन करते हुए चले आए। बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस हुआ कि हम आरजेडी के साथ थे, लेकिन हमारे गठबंधन में कहीं दरार नहीं आई। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछला चुनाव था बिहार का, विधानसभा का, उसमें जो है चिराग पासवान को जो भेज करके सैबोटेज पार्टी को किया, जहां हमारे कैंडिडेट लड़ रहे थे चुनाव, वहीं पे चिराग पासवान के कैंडिडेट को खड़ा कर।
तो कोई भी राजनीतिक दल इस पे तो चिंतन और मंथन तो करेगा अमिताभ जी कि भाई ये हमारी सीटें जहां हम 100 के आसपास होते थे वहां पे हम 43 पे आ गए। दूसरा मेरा सवाल है, उसके बावजूद भी बिना नीतीश कुमार के परमिशन के, माननीय नीतीश कुमार के परमिशन के, आरसीपी सिंह को इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले लिया। नहीं, लेकिन सुशील प्रोफेसर साहब, लेकिन सुशील मोदी ने आज ये कहा कि आरसीपी का नाम नीतीश बाबू ने भेजा था, हमसे क्या लेना देना। वो कहते हैं काले चोर को बना दो, हम काले चोर को बना देते। हम लोग पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो हमको इंफॉर्मेशन है, जो हमको इंफॉर्मेशन है, इस पे अगर ये लिया गया होता इनसे तो शायद नीतीश बाबू तैयार ना होते, क्योंकि इसके पहले हमने समानुपातिक मतलब प्रोपोर्शनल हम चाहते थे कि हमको उस संख्या में मिले, कम से कम हमको 3 मिले। एक कैबिनेट दे दिए, 2 राज्य मंत्री दे दिए, एक स्वतंत्र प्रभार दे दिए, एक अटैच कर दिए। ये हमने पहले ही प्रस्ताव भाजपा के साथ रखा और इसके पहले माननीय नीतीश कुमार ने मना कर दिया था कि हम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा था आप एक लीजिए, तो उन्होंने कहा पार्टी का जो फैसला था केंद्रीय नेतृत्व का, उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे, हम आपके मंत्रिमंडल में नहीं सम्मिलित हो, आप चलाइए। उसके बावजूद ये जो घटना घटी है, जो सेकंड एपिसोड चिराग पासवान का जो भाजपा ने चला, वो हम जी आरसीपी सिंह जी। दूसरी चीज आपसे कहना चाहता हूं सर कि जो ये आपका देख रहे हैं कि जो चुनाव के बाद भी ये जो गठबंधन के साथ ये खिलवाड़ हुआ है, गठबंधन के साथ हमारे साथ छुरा भोंका गया है, उसके बाद आपने सेकंड एपिसोड लॉन्च कर दिया। और क्या ये आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही राजनीति करती है और जनता दल भी राजनीति नहीं करती? माननीय नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड इतना बढ़िया है, जो आप चर्चा कर रहे थे, बिहार का 14 करोड़ की जनता के हृदय में वो वास करते, वो किसी के साथ खड़े हो जाएंगे, वहां सत्ता आ जाएगी अपने आप। 17 साल लगातार देश का कोई, मैं समझ गया, मतलब वो दही में दही का जामन है त्रिपाठी जी, वो दही का जामन है, दूध किसी के पास हो, दही जमाना तो जामन हम है। अमिताभ जी 1 मिनट आपका और लूंगा जी, कि इसलिए माननीय नीतीश कुमार के ऊपर किसी अनुकंपा से मुख्यमंत्री बने, ये गलतफहमी में न रह गए। मैं भाजपा को आईना दिखाना चाहता हूं कि भाई इस गलतफहमी में आप न रहिए। हमने नहीं कहा था, आज माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम थोड़े मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। इनके माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इन दोनों लोगों ने बिहार के चुनाव में घोषणा की थी कि जो 2022 में होगा, मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार होंगे। माननीय नीतीश कुमार एक दिन ओथ लेने नहीं गए, वो चाहते थे कि भाई आप बड़े दल, आप ओथ ले लीजिए, लेकिन आपने उनको मजबूर किया ओथ लेने के लिए, ओथ ले लिया और उसके साथ आपने कभी चर्चा नहीं की कि भाई ये इनकी सीटों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है बिहार में, इससे भरपाई कैसे होगी। तो जब पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उस पर चिंतन किया, मंथन किया, तो नीतीश कुमार का निर्णय जो आया वो सब लोग मानते हैं। अच्छा भाई, एक बात मनीष बाबू जल्दी से बताइए, एक मिनट। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं नीतीश कुमार की पार्टी ने हमारी पीठ में छुरा भोंका, जैसे त्रिपाठी जी कह रहे भाजपा ने हमारी पीठ में छुरा भोंका। अब मैं समझ नहीं पा रहा छुरा किसकी पीठ में लगा। बहुत बड़े अमिताभ जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं देश के, तो ये तो आप जानिए कि भाई किसने मारा छुरा। ये तो विश्लेषण आपको करना है। परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आप लास्ट सेशन में बिहार विधानसभा सत्र में तेजस्वी जी ने जो इनके बारे में बोला है, जिस प्रकार से पलटू राम कहा, जिस प्रकार से लालू जी के कई वीडियो सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं, तो नीतीश कुमार जी परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। और जिस प्रकार से त्रिपाठी जी कह रहे हैं, तो त्रिपाठी जी मैं बता दूं और आप भी जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है कि जिस समय अटल जी ने इनको केंद्र की राजनीति में लाया था, और जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर बहुत सारे ऐसे उस समय के नेता थे जो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार को उतना वजन मिले, लेकिन अटल जी चूंकि इनको मानते थे और वो जो नेतृत्व के रूप में खड़ा किया, वो दिन याद कीजिए जब नालंदा से चुनाव की स्थिति हार गए और उसके बाद स्थापित करने का काम किया। उस समय में जब ये अकेले, इनकी दम नहीं थी, जब 2005 में 2000 में
लालू जी का बिगाड़ सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन भाजपा के सहयोग से और आडवाणी जी ने बिना कुछ विचार किए हुए इनके नाम की घोषणा की और इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये तो अपने कर्मों से जनता दल को खुद सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि दिनों दिन हम साथ साथ लड़े, आपका सीट कम होता चला गया, आप उठा कर देखिए जनता दल यूनाइटेड का ट्रैक रिकॉर्ड वोट का, हर चुनाव में इनका वोट प्रतिशत घटा है और भाजपा का हर चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ा और सीटें बढ़ी है जब जब हम लोग साथ इकट्ठा लड़े हैं। तो ये तो विचार जनता दल यूनाइटेड को करना चाहिए था कि आखिर में ऐसा क्या कारण है कि जनता जो है वह ऊंचे उठ रही है। और दूसरा अमिताभ जी, मैं बता दूं बिहार की राजनीति के बारे में कि ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का हर क्षेत्र में हर वर्गों में जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ा है। पहली वाली से 15 साल पहले की वो स्थिति नहीं रही है। भारतीय राजनीति में कोई ना मित्र होता है न कोई शत्रु होता है, याद रखिए। ठीक बात, बहुत अच्छी बात है। ठीक ठीक, मनीष भाई रुकिए, दोबारा में आएंगे, रुकिए त्रिपाठी जी आप भी रुकिए, मैं रुकिए भाई, मनीष पांडे रुकिए, त्रिपाठी जी आप भी रुकिए, मैं ओंकारनाथ सिंह के पास चलूंगा और दानिश रिजवान के पास चलूंगा। ओंकारनाथ जी, राजनीति में क्या कोई किसी को मोहब्बत में, प्यार में, शक्ल अच्छी लगने के कारण मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाता है? यह सारा खेल विशुद्ध उपयोगिता का है। मैं बिहार के लोगों को याद दिला दूं, और यही सवाल है कि उपयोगिता का मामला है या जैसा मनीष जी कह रहे हैं कि नहीं ये तो दिल में हमारे लिए ऐसी कुछ इच्छा आई कि भाई बना दे, इस दिल का मामला होता। एक बात याद दिला दूं बिहार के मित्रों को, नंबर हमेशा महत्वपूर्ण नहीं। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह की लीडरशिप में मेरे ख्याल से ओंकार भाई को याद होगा, नंबर 30 से ज्यादा सांसद जिता के लाए हैं, और यूपीए वालों ने ओंकारनाथ सिंह की पार्टी में घुसने दिया, भगा और दिया बाहर से। क्या, जबकि वो दौर ऐसा था 10-10 सांसद वालों को प्रधानमंत्री नमस्ते कर रहे थे, लेकिन वो समय ऐसा फंस गया कि 30 सांसद भी काम नहीं आए। फिर जब सरकार गिरने आई तो काम आए, तो फिर नमस्ते हुई। दूसरी बात, मायावती जी ने 4 बार शपथ ली मनीष पांडे। कितनी बार? 4 बार बाबू। उसमें 1 बार अपने बहुमत से थी, 3 बार नीतीश कुमार स्टाइल में शपथ ली। क्या उनके घर पालकी लेके लोग पहुंचे, बोले भाई चलो, बोले अच्छा ठीक है उठाओ हम चलते हैं। ओंकारनाथ जी, वही सवाल, क्या राजनीति में उपयोगिता का मसला है या कोई किसी को, मतलब जिसे मनीष जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया, राजनीति में कोई किसी को आगे बढ़ाता? हमने तो ऐसी लड़ाई देखी बाप बेटे में ठन गई। देखिए अमिताभ जी, आज के दौर में जो राजनीति है वह गिर चुकी है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। और इस राजनीति में अब अवसरवादिता आ गई, अवसरवादिता आ गई है। हमें अवसर मिलता है तो हम गिरा लेते हैं, दूसरे को अवसर मिलता है तो वो गिरा लेता है। क्योंकि जब जनता पूर्ण बहुमत की सरकार जब चुन रही है और जो सत्ताधारी दल दिल्ली में मौजूद है वह तोड़ने में लगा हुआ है, तो अब अवसरवादिता ही रह गई, इसके अलावा कुछ रह नहीं गया है। जब तक जनता जागेगी नहीं और ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखाएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और बिहार भी इसी का उदाहरण है। कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत अपने को कलाकार समझती है, बहुत अपने को काबिल समझती है, तो उसने कई जगह तोड़ा, कर्नाटक तोड़ा, मध्य प्रदेश तोड़ा, महाराष्ट्र तोड़ा, बिहार में जो देख रहे हैं, हरियाणा में किस तरह से उन्होंने जुगाड़ लगाई आपने देखा, पहली बार गोवा में किस तरह से हुआ। तो ये सारी चीजें जो इन्होंने की हैं, पहली बार इनको मौका में एक आदमी मिला है नीतीश कुमार जी के रूप में, जिन्होंने इनको सबक सिखाया कि हर बार आपकी ही नहीं चलेगी, हमारी भी चलेगी। कब तक चलेगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो उन्होंने सबक सिखाया उससे इनको समझ में आना चाहिए कि इस तरह की चीजों पे लगाम लगाएं, वरना अब लोग इनके यहाँ भी परेशान हो रहे हैं, वहां से भी लोग निकलेंगे जी। और जब निकलेंगे तो फिर इनके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा जी। राजीव गांधी जी ने पहली बार दल बदल कानून लाए
उसको थोड़ा हल्का किया अटल जी ने कि भाई चलो ठीक है 1/3 कर दिया जाए। लेकिन ओंकार अभी जी, तो ये हो ओंकार गया जी, ठीक है, जिसकी दल बदल सरकार के विषय पे सत्ता हम में लोग रह कई रही बार है, चर्चा कर जिसकी चुके सरकार सत्ता में रह आज रही उससे है। आगे की चर्चा करें। दल बदल परसों विषय था, आज आगे की चर्चा करते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ वही छोड़ दीजिए, उसमें समय खराब होगा। मैं समझना चाह रहा हूँ कांग्रेस से, क्या नीतीश कुमार 2024 में लोकसभा के चुनावी युद्ध में विपक्ष का संयुक्त प्रतिनिधि चेहरा होंगे? उनका नाथ जी, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, वो एक दिन में नहीं पता लग पाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं जी, उत्तर प्रदेश से बड़ा तो बिहार नहीं है। और चौधरी चरण सिंह कितने बड़े नेता थे आपको मालूम है जब जनता पार्टी का गठन हुआ था जी। लेकिन प्रधानमंत्री कौन हुआ? सबसे छोटे राज्य गुजरात से मोरारजी देसाई। तो ये तो अभी बहुत मुश्किल है कहना कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। लेकिन ये विपक्ष के लिए एक अच्छी पहल हुई है जो बिहार में मजबूती प्रदान करेगी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कड़ाई से ठीक ओंकार जी, मैं दानिश रिजवान के पास चलूं उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा। मैंने ये नहीं पूछा था प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उसमें तो समय बहुत है, लेकिन कम से कम चेहरे पर तो बात हो सकती थी भाई जी। देखिए चेहरा तो अच्छा है ही है, चेहरे कौन मना कर रहा है। और लेकिन ये कि जो लोग कई बार आजमाए जा चुके हैं उनसे नीतीश बेहतर है कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ठीक है दानिश रिजवान, आपका मामला बिल्कुल ठीक है, आपकी पार्टी का बोले भाई जान लंबी कहानी नहीं, जिधर नीतीश जी उधर हम, गठबंधन नीतीश जी फाइनल कराए, हमें टेलीफोन कर दें हम वहीं पहुंच जाएंगे। जी हाँ, नहीं झंझट ही नहीं, लोड ही नहीं लेना, नहीं काय का टेंशन लेंगे भाई। हाँ अमिताभ जी क्यों टेंशन लेंगे? ठीक बात। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जब पटना में आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पे करते थे कि जीतन राम मांझी जी की पार्टी का गठबंधन हमसे नहीं है, नीतीश जी के साथ है, वो नीतीश जी से गठबंधन है। तब जब हम उनके साथ ही नहीं थे तो अब ये हाय तौबा काय का मचा रहे हैं? हम तो उनके साथ कभी नहीं थे, ये हम थोड़े कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी आए थे महाराष्ट्र से, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया ने पूछा मांझी जी आपके साथ है? कहा नहीं मेरे साथ नहीं है, नीतीश जी के साथ है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पत्रकारों ने पूछा मांझी जी आपके साथ है? तो बोला नहीं मांझी जी हमारे साथ नहीं, नीतीश जी के साथ। तो जब उन्होंने खुद ही कहा हुआ है कि हम नीतीश जी के साथ हैं। दूसरी बात, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के मनीष पांडे जी की बातों को सुन रहा था, बहुत अच्छा बोलते हैं मनीष जी वह है, बहुत तेज तरारे, बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन हमें समझ में नहीं आती है कि जब मध्य प्रदेश का मामला आता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश वाले मामले पर धरना पर क्यों नहीं बैठते हैं, जब वहां विधायकों को खरीद करके एक चुनी गई सरकार को तोड़ दिया गया। महाराष्ट्र में ये कहते हैं कि पलटू राम बोला, सदन के अंदर की बात ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को तेजस्वी यादव जी ने पलटू राम बोला। नहीं अभी अमिताभ जी मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। पलटू राम बोला। एकनाथ शिंदे जी ने क्या कहा अमित शाह जी के बारे में, क्या कहा नरेंद्र मोदी जी के बारे में? दंगाइयों का सरदार नरेंद्र मोदी। ये इस तरीके से उनका भाषण शुरू होता था कि दंगाइयों का सरदार नरेंद्र मोदी। और इन्होंने क्या किया? साष्टांग हो गए कुर्सी के लिए। देवेंद्र फडणवीस जैसे अनुभवी नेता को लात मार के कहा कि आप डिप्टी सीएम रहिएगा और जो मोदी जी को गाली देगा उसको हम चीफ मिनिस्टर मानेंगे। ये लोकतंत्र की परंपरा है क्या? अमित शाह जी के बारे में क्या टिप्पणी करी? वो अमित शाह जी के बारे में क्या टिप्पणी करी? अभी कंप्लीट कर लेने दीजिए मनीष जी, आप बहुत बोल रहे हैं, सुन लीजिए। अमित शाह जी के बारे में क्या कहा? देश के चुने हुए गृह मंत्री को कहा टकला स्वामी के ईडी से नहीं डरते हैं हम। अरे आपने उनको चीफ मिनिस्टर स्वीकार कर लिया। सत्ता के लिए ये लोग, ओसामा बिन लादेन अगर जिंदा होता तो उसको देश का प्रधानमंत्री बना देते कि भैया तुम ताकतवर हो, तुम आ जाओ हमारे साथ। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज नीतीश कुमार जी पर तोहमत लगा रहे हैं। 4 दिन पहले तक नीतीश कुमार जी की जयकार कर रहे थे और आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई साहब ये कैसा दोहरा चरित्र है? हम जहां थे आज भी वही है, कल भी वही थे और आज भी है। मनीष बाबू ये भी पुराने भाषण ढूंढ के लाए हैं, दानिश जान लो। नहीं मैं अभी भी बता रहा हूँ जी। पहले तो दानिश भाई को ये बोलना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जीतन राम मांझी जी कब बन रहे हैं? सबसे पहले तो कमेटी बन रही है। और यही मनीष जी, अगर एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी होती तो आज आप सत्ता के बाहर नहीं होते। अगर आपके नेता लगातार किया था, अरे किसने विरोध किया था दानिश भाई? आप भी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। आज आपको भारतीय जनता पार्टी कमेटी को बनने से किसने रोका था? अरे किसने रोका था कोऑर्डिनेशन कमेटी को बनने से? कंट्री बना के रखा हुआ है। आप उसमें किससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए? सीबीआई का लोग
सत्ता के लिए इनकम टैक्स का दुरुपयोग। अरे इतना देखिए, अगर आप इस तरीके से आप लोग जिस तरीके से आप शोषण करते हैं, अगर रावण जिंदा होता तो रावण सुसाइड कर लेता। मेरे से भी बड़े पापी धरती पे बैठे हैं। रावण को जब सुसाइड करना था तब सुसाइड कर दिया, अब रावण अपना भेष बदल कर आया है। सीबीआई ईडी को बिहार भेज रहे हैं। बिहार की जनता आप ईडी का इंतजार कर रही है। सीबीआई कब आएगी? महाराष्ट्र में उन्होंने देश के चुने हुए गृह मंत्री को टकला स्वामी बोला, आप आपने उसको चीफ मिनिस्टर स्वीकार कर दिया। कैसे स्वीकार कर दिया? आप बताइए मुझे, आप मुझे बताइए, एकनाथ शिंदे ने क्या कहा था? क्या कहा था? टकला और आपने गृह मंत्री बना दिया। आपने कहा नेता प्रतिपक्ष कहा था पलटूरा, आप इशू बनाते हैं। बिहार में न्याय के साथ विकास कर रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री कुमार जी, नेता राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जी और जीतन राम मांझी तो सरकार है। सरकार बिहार में विकास की बयार बहाएगी। आप चिंता मत करिए, रोकिएगा। अब जितना ड्रामा है करना है कर लीजिए, लेकिन ये सारा ड्रामा मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया था? जब आपने सरकार ठीक ठीक ठीक, रुकिए भाई, मनीष भाई रुकिए, दानिश भाई रुकिए, रुकिए 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 रुकिए, दोनों लोग रुकिए। प्रोफेसर के त्रिपाठी, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और जहां नीतीश जी जैसा व्यक्ति राजनीति के केंद्र में खड़ा हो जिस राज्य में, वहां ये सब चलता रहेगा। नीतीश जी कौतुक प्रिय व्यक्ति हैं, वो कब क्या कौतुक कर दे ईश्वर ही जानता, बाकी कोई नीचे समझ ही नहीं सकता। नीचे वाला तो कोई उनके संग रहे, ललन सिंह नहीं जान सकते वो क्या करेंगे, बाकी छोड़ो। ये नीतीश बाबू हैं। और राजनीति में होता क्या है त्रिपाठी जी, एक बात बताऊं आपको, देवेगौड़ा की सरकार थी, सीताराम केसरी ने समर्थन वापस लेने का मन बना लिया, ठीक। हमारे कान में कुछ सुगबुगाहट पड़ी तो ऑफिस छोड़ने से पहले ये तय हुआ कि चचा के घर होते हुए चलें पुराना किला रोड पे। क्या 9:30 बजे पहुंचे सीताराम केसरी के यहाँ। ओंकार जी सुन लीजिए, बताया उसको नारायण को कि बताओ भाई चचा को। 5 मिनट बाद चचा निकले, लुंगी बांधे, दोनों हाथ में दाल चावल लगे। अरे बोलो कैसे आ गए? तो कहा बताया कि तुम आए हो तो हम ऐसे ही निकल आए। तो हमने कहा चचा ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक लाइन में आप बताओ ऐसा कुछ है? हाँ झुट्टे, कौन कह रहा? कतई नहीं, कुछ नहीं, जाओ सो जाके। क्या? और सुबह देवेगौड़ा जी हो गए जो होना था, चचा जाके दे आई चिट्ठी। यही आपके उपेंद्र कुशवाहा कल सुबह क्या कह रहे थे? कौन कह रहा है परिवर्तन हो रहा है? भाई सब ठीक चल रहा है, बेकार की बात कर रहे हो त्रिपाठी जी। हाँ राजनीति तो ऐसे चलती ना, राजनीति तो ऐसी। अमिताभ भाई राजनीति वैसे ही चलती है। हम इससे अमिताभ भाई भारतीय राजनीति में जो मतलब ये है कि दूसरे टीका टिप्पणी करते हैं तो ये कहते हैं कि ऐसा बोला था नेता प्रतिपक्ष ने, लेकिन ऐसे ही बातें अगर एकनाथ शिंदे ने करी है तो ये चुप हो जाते हैं। आज सत्ता के हरण को लेकर के बिहार में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के ऊपर लग रहा फिल्मों का प्रभाव रहा होगा, इसलिए वो डायलॉग ऐसे ले आए होंगे। वो कहते हैं कि भाई अमित शाह का मुंबई का मामला है बिहार की जनता आ जाइए ना, भेजिए, स्वागत किया जाएगा। बिहार की जनता ना सीबीआई से डरती है ना ईडी से डरती है। आप चिंता मत कीजिए भाई। एक मिनट रुकिए, मनीष बाबू रुकिए, दानिश भाई रुकिए, अरे रुकिए भाई। अमिताभ तिवारी, आज थोड़ा समय कम है, एक प्रश्न मेरे जहन में आता है, आपकी विजडम क्या कहती है? क्या नीतीश कुमार जी 2024 में अपोजिशन के ज्वाइंट चेहरे, कैंडिडेट शब्द बड़ा फॉर्मल हो जाता है, चेहरे होंगे? लड़ाई मोदी बनाम नीतीश कुमार हो दिखेगी, या अभी भी वही स्थिति है कि भाई ममता जी खुद नेता हैं, पवार साहब खुद नेता हैं, राहुल गांधी खुद नेता हैं? क्या लगता है आपको मनीष तिवारी?
अमिताभ तिवारी। मुझे नहीं लगता है कि जी मोदी बनाम नीतीश ये 2024 का चुनाव होने वाला है। जी एक्चुअली नीतीश कुमार के ऐसे स्टेटमेंट देने से ऑपोजिशन यूनिटी की जो बात है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि एक और नेता खड़ा हो गया जिसे प्राइम मिनिस्टर बनना है। करेक्ट। तो आप जो नाम ले रहे हैं, ममता जी, केसीआर और भी जो कांग्रेस खुद, उनके पास भी लीडर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो उसको। लेकिन नीतीश कुमार की एक राइवलरी है नरेंद्र मोदी के साथ। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ये आदमी 12-13 साल चीफ मिनिस्टर रह के गुजरात जैसे प्रदेश से, जिससे ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं आए हैं, प्रधानमंत्री बन गया। और मैं 17 साल से सीएम हूं और मैं बिहार यानी हिंदी भाषी क्षेत्र का सीएम रहते भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। तो उन्हें लगता है ये जिंदगी का लास्ट दांव उनका है। 71 ईयर्स के हो चुके हैं, 74-75 के हो जाएंगे 2025 में। तो एक लास्ट दांव वो खेलना चाहते हैं, क्योंकि वो खिलाड़ी हैं जी। उनके पास खोने को कुछ नहीं, अब खोने को कुछ नहीं, सब पा लिया उन्होंने जो पाना था जी। तो अब वो कह रहे हैं कि एक बार जरा इनको मजा दिखाऊं, अगर मैं खुद ना बनूं। ठीक। तो ओंकार जी, इसमें एक प्रश्न उत्तर ओंकार जी से लेना जरूरी है। कांग्रेस उस मामले में एक डिसाइसिव भूमिका में रहेगी। ओंकार जी, क्या आपको लगता है कि एक और दावेदार खड़ा हो गया अपोजिशन की उसमें कोठरी में कि भाई हम भी हैं? दावेदार नहीं खड़ा हो गया। हाँ। एक और अच्छा जो है प्रभावशाली नेता जो है वो हमारे साथ आ गया, जिसकी वजह से विपक्ष को बहुत ही बल मिलेगा। और ये एक अच्छी शुरुआत हुई है और मैं समझता हूँ आगे और भी अच्छी शुरुआत होंगी, जो आप देखेंगे, समय जब बताएगा। क्योंकि इसमें अभी दावेदारी कोई नहीं कर रहा है। और खुद नीतीश कुमार जी ने कहा भाई मैं प्रधानमंत्री में की लाइन में नहीं, ऐसा उन्होंने भी कहा है। इसलिए कोई ये बार बार कह के विपक्षी दलों को आपस में भिड़वाने का प्रयास मत कीजिए। वो अच्छी बात है, एक शुरुआत हुई है और एक जगह से शुरुआत हुई, आगे चल के अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा। कोई भी आदमी, मनीष बाबू आप ही बता रहे, नरेंद्र मोदी से लेके राहुल गांधी से लेके ममता बनर्जी, शरद पवार, देवी गौड़ा, गुजराल, चंद्रशेखर, बीपी सिंह, चाहे जिसका नाम ले लो, किसी ने नहीं कहा कि मैं उम्मीदवार हूं। सब ये कहते हैं मैं किसी पद का आकांक्षी नहीं हूं, लेकिन सब जानते हैं राजनीति में कथा कहने तो आए नहीं। और नीतीश बाबू शपथ लेने के 3 मिनट के भीतर अगर ये कहते हैं कि अब मोर्चा 24 का है, जो 14 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे, मैं आह्वान करता हूं विपक्ष का 24 के लिए कमर कस लो। बिहार के मुख्यमंत्री को इतनी बड़ी बात करने की जरूरत नहीं, उनको बोलना चाहिए था बिहार में हैंडपंप कहां लगेगा, सड़क कहां बनेगी, खड़ंजा कहां बिछेगा। भाई झगड़ा जब वो नेता से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से, तो इसका मतलब वो वहां चुंगी के चुनाव के लिए तो नहीं दखल देंगे। नहीं, आप उसको उसमें मत डालिए मेरे भाई। आप जबरदस्ती उनको वो मत बनाइए। हमारा एक प्रयास था, वो सफल हो गया और आगे हम और भी प्रयास करेंगे। मनीष पांडे क्या कह रहे थे? आपको लगता है भाजपा को लगता है क्या कि नीतीश विपक्ष का चेहरा होंगे और लड़ाई नीतीश वर्सेज मोदी ऐसी बनेगी? देखिए, महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी चीज है अमिताभ जी, लेकिन अति महत्वाकांक्षा जो है वो हमेशा खतरनाक होता है। उपेंद्र कुशवाहा ने जैसे ही वहां कल बैठक हुई, पहला ट्वीट आया था उपेंद्र कुशवाहा का कि अब देश का भविष्य देखें नीतीश कुमार। वो इशारा करता है कि अंदर से क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन देखिए, राष्ट्रपति का बनने की उम्मीद थी, राष्ट्रपति चुनाव समाप्त हो गया। उपराष्ट्रपति बनने की उम्मीद थी, उपराष्ट्रपति चुनाव समाप्त हो गया। अब इसके बाद तो कोई तीसरा रास्ता बचा नहीं है। तो अति महत्वाकांक्षा है, प्रधानमंत्री चाहत है। देखिए वो भी पूरा हो जाएगा तो बिहार वासियों को गर्मी होगी। ठीक है मनीष भाई, ठीक है। के त्रिपाठी, लास्ट कमेंट, आज समय कम है मेरे पास। लास्ट कमेंट, क्या नीतीश कुमार स्टेट पॉलिटिक्स में ये लास्ट पारी खेल रहे हैं? नहीं, देखिए राजनीति तो बहुत लंबे दौर तक चलता है। जिस तरीके से उनका दामन साफ है हिंदुस्तान का, हर आदमी उनको जानता है। उनके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार के कहीं कुछ, तो उनके कुर्ते पे कहीं छीटा नहीं पड़ा हुआ है। वो एक हिंदुस्तान के सर्वमान्य नेता है और बिहार के 17 साल लगातार रहने के बाद, जनता के मैंडेट पाने के बाद, वो देश के चेहरा तो निश्चित रूप से। ठीक है त्रिपाठी जी, अमिताभ तिवारी, ठीक है त्रिपाठी, आज समय कम है। अमिताभ तिवारी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर मटेरियल जी, हाँ मटेरियल, ठीक बात। अमिताभ तिवारी, एक लाइन सिर्फ बोलना चाहता हूं कि भारत में कोई भी गैर कांग्रेस, गैर भाजपा प्रधानमंत्री
अगर हम छोड़ दें मोरारजी बाबू को तो 1 साल भी नहीं टिका है। तो 1980 और 1990 की जो पॉलिटिक्स है आज के डेट में 2020 के पॉलिटिक्स से काफी डिफरेंट हो चुकी है। जी ठीक बात है भाई। जब 10-12 साल 15 साल मुख्यमंत्री रहा हो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए और ऐसे हो गए कि भारत के कुछ सबसे मजबूत प्रधानमंत्रियों में से एक। उतना मजबूत प्रधानमंत्री भारत ने बहुत रेयर देखे। इंदिरा गांधी। हाँ, अब उस बहस में नई बहस शुरू हो जाएगी। महाराज अभी नाम मत लो, मैं नहीं ले लेता नाम, नई बहस ना शुरू करो। ठीक वैसा नहीं रहा तो स्वाभाविक है नीतीश कुमार भी देखेंगे। जब ममता जी 10 साल में देख रही हैं तो वो क्यों नहीं देखे। और गंगा में खड़े होके नेता कहे, क्या गंगा में खड़े होके और तुलसी का पत्ता हाथ में लेके कि ना हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं, तो भी समझ लो झूठ 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 बोल रहा है। नहीं तो सरसैया घाट में कुटिया बना के नहीं रहते। यहां काय के लिए आए कुर्ता पहन क्यों घूम रहे? इसीलिए घूम रहे भाई कि कुछ हमको भी मिले। नहीं इसीलिए आदमी घूम रहा है। काय को संघर्ष कर रहा भैया? आजादी की लड़ाई तो चल नहीं रही कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अब तो अपनी सेटिंग गेटिंग के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, नीतीश बाबू जैसा जो वानप्रस्थ का जीवन है ये बड़े भाग्यशालियों को मिलता है, इसलिए वो चौतरफा बल्लेबाजी कर सकते हैं। नीतीश कुमार ये जान लीजिए, उनका सब पूरा हो गया। वो राहुल गांधी नहीं कि अभी तो हल्दी नहीं लगी। उनका तो गौना रौना ब्याह नाती पोता सब राजनीति में हो लिए। क्या राहुल गांधी को तो अभी हल्दी नहीं लगी सियासत में? एक चुनाव भी नहीं अभी ऐसा हुआ जो उनके माथे तिलक लगे। ठीक, तो नीतीश बाबू के पास खोने क्या है? राई रत्ती कुछ नहीं। अच्छा मान लो 24 में वो खुद ही स्वनिर्मित चेहरा हो गए तो खिलाफत करने कौन जाएगा? हिंदी भाषी भारत में ओबीसी राजनीति का एक बड़ा चेहरा है, उसकी एक अपनी हैसियत है। शक्ति सिंह गोविल लड़ेंगे उनसे क्या? नहीं ना। एक आदमी का स्ट्रेचर होता है। और दूसरी बात, मान लीजिए, कहना नहीं चाहता लेकिन मजाक में कह रहा हूं, उसको बहुत भावपूर्ण उसमें मत लीजिएगा। मान लीजिए 24 में कुछ नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, तो ये जो एग्रीमेंट है ये हम नहीं माने और 25 में फिर हम ही बने रहे 25 तक और 25 में चुनाव में खुद जाएं, तो मनीष पांडे की पार्टी नहीं खड़ी मिलेगी गेट पे। बोले भाई साहब आ जाओ, हम गाड़ी बिल्कुल पहुंच के रिस्टार्ट करके रख के एसी चला दिए थे, हम जानते थे आप आ रहे होंगे। क्या मान लो तेजस्वी चले भी जाए, भाग भी जाए, तो कौन दिक्कत है? इन्हीं की पार्टी एसी चला के गाड़ी लिए खड़ी होगी कि नहीं? बोले गवर्नर क्या चलिए आइए। क्या नीतीश जी को क्या एक बयान देना है कि घुटन हो रही थी, मैं भ्रष्ट और अपराधी लोगों के साथ नहीं रह सकता। भाजपा वाले कहेंगे जय हो हरि बोल हरि बोल। नहीं, उनके पास खोने को क्या है ये मुझे बता दो। क्या एक कोई है? जीवन के सब रंग देख लिए। जैसे नवीन बाबू हैं, लेकिन वो उनमें और नीतीश कुमार में जमीन आसमान। नवीन बाबू की पर्सनालिटी डिफरेंट है। वो भारत में मेन स्ट्रीम की राजनीति नहीं कर सकते। अपने राज्य के लिए वो बेमिसाल नेता है। वहां कांग्रेस भाजपा सब साफ हो गई, कोई पार्टी नहीं, वन मैन शो है उड़ीसा में नवीन पटनायक, राइट फ्रॉम पंचायत टू लोकसभा, ओनली बीजेडी। लेकिन देश में नहीं कर सकते। यूपी बिहार का कल्ट चाहिए ना भाई। अब जयप्रकाश तो है ना कि किसी मुरारजी के सिर पे हाथ रख देंगे ना। अब तो अपने पराक्रम से अर्जित करना होगा हैसियत को, तो उसमें तो यूपी बिहार का खेल है। नीतीश कुमार जानते हैं कि इस बार इससे बेहतर राजनीतिक जीवन में अवसर नहीं आता, इसीलिए वो कुछ और भी कह सकते थे। बिहार में हमने जो वादे किए वो पूरे करेंगे, गरीबी हटाएंगे, मजदूरी हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ कह सकते थे। नहीं कहा, वो समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने यही कहा कि जो 14 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे। इसका मतलब वो मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी साइड हटो, आप भी साइड हटो, अब हम मेन फ्रेम में रहना चाहते हैं पिक्चर के। क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहता हूं कि
जैसे प्रणब दा कहते थे कभी कभी कि भाई भारत में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी अगर करनी है, संयोग से बन जाए देवेगौड़ा अलग बात है, तो उन्होंने कहा हिंदी आनी चाहिए अच्छी। तो उस दृष्टि से अगर आप हिंदी भाषी भारत के महत्व को देखेंगे तो ममता बनर्जी से ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं फिर नीतीश कुमार, शरद पवार से ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं, चंद्रशेखर राव से ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं नीतीश कुमार। वोट और परिक्षेत्र के संदर्भ में ये बड़ी चीज है। मुझे लगता है नीतीश इसी पूंजी को इस बार दांव पर लगाना चाहेंगे। जीत गए संभावना कम है, लेकिन जीत गए तो अद्भुत, और हार गए तो भी कुछ गया नहीं, राजपाट सुरक्षित है। धन्यवाद।